नमस्कार। आज हम लोग शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ और नवाचार इस पे चर्चा करेंगे। शिक्षा में जब हम नवीन प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो ध्यान में आता है कि जिस कांसेप्ट ने या जिस व्यवस्था ने शिक्षा को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, वो है शिक्षा का वैश्वीकरण, शिक्षा का उदारीकरण और शिक्षा का निजीकरण। वैश्वीकरण बिल्कुल नया कंसेप्ट तो नहीं है। भारत में बहुत प्राचीन काल से वैश्वीकरण की परंपरा देखने को मिलती है, चाहे व्यापार के सिल्क रूट के माध्यम से दुनिया के देशों में भारत के व्यापारी जाते थे, भारत से व्यापार करते थे। इसी प्रकार से ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीयकरण का या वैश्वीकरण का व्यापक प्रभाव था। बौद्ध आचार्यों ने तो दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देशों में जाकर के ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार किया। तो इस प्रकार से ज्ञान का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह, सूचनाओं का प्रवाह विविध माध्यमों से बहुत पहले से होता रहा है। लेकिन आज जो वैश्वीकरण है वो थोड़ा दूसरे अर्थ में है उस वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण आज के संदर्भ में जब हम वैश्वीकरण की चर्चा करते हैं तो ये आर्थिक कंसेप्ट ज्यादा दिखाई देता है। वैश्वीकरण एक हम सबके सामने अवसर के रूप में आया है। वैश्वीकरण के माध्यम से अपने सामाजिक व्यवस्था को, अपने राजनीतिक व्यवस्था को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को, अपने जो उपयोगी और अच्छी चीजें हैं, नवोन्मेषी चीजें हैं, उनको विश्व पटल पर स्थापित कर सकते हैं। दुनिया के देशों के साथ स्वतः को जोड़ना और उसको जोड़ते हुए ज्ञान की खोज करना, ज्ञान का प्रसार करना, परस्पर सहयोग और संवाद स्थापित करना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना, ये सब चीजें वैश्वीकरण के कारण बढ़ी हैं। और यद्यपि इन सब का जहाँ एक तरफ विस्तार हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वैश्वीकरण की कुछ कमजोरियां भी दिखाई देती हैं, उससे कुछ हानियां भी दिखाई देती है। जैसे ये वैश्वीकरण के नाते दुनिया का वन वे ट्रैफिक एक तरफ प्रवाह हुआ है। ऐसे देश हैं जो विकसित देश हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, जो तकनीकी के क्षेत्र में आगे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत समुन्नत हैं, तो उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान, उनकी भाषा का प्रभाव विश्व पे ज्यादा पड़ा है। लेकिन ऐसे देश जिनमें जिनकी अपनी भाषा है, जिनकी अपनी संस्कृति है और उनका प्रभाव कम है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित हुआ है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं वैश्वीकरण कुछ देशों के लिए वन वे ट्रैफिक के रूप में आया है, या वैश्वीकरण को पाश्चात्यकरण के रूप में, वेस्टर्नाइजेशन के रूप में भी हम देखते हैं। तो ये कुछ कम यहाँ वैश्वीकरण, जैसे मार्केटाइजेशन के रूप में भी हम इसको देते हैं कि वैश्वीकरण से पहचान स्थापित करने के लिए वो व्यापारिक प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। तो इसलिए व्यापारिक प्रवृत्तियों के बढ़ने के कारण ऐसे देश जिनकी व्यापार में हिस्सेदारी नहीं है, या जिनके पास तकनीकी सुविधाओं का अभाव है, या जिनके पास आर्थिक समृद्धि कम है, वो उस प्रतिस्पर्धा में थोड़ा पीछे हो रहे हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके ये दुनिया के देशों को अपनी संस्कृति को, अपनी कला को या स्थानीयता को विश्व के साथ जोड़ने का, या उस पहचान को विश्व पटल पर प्रतिष्ठित करने का एक सुअवसर आया है। मुक्त प्रतिस्पर्धा के माध्यम से हम अपनी बातों को, अपनी क्षमता को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे आर्थिक समृद्धि भी पा सकते हैं। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के द्वारा, कोलैबोरेशन के द्वारा हम ज्ञान के नए नए आयाम की खोज भी कर रहे हैं। तो इसलिए वैश्वीकरण का एक बड़ा परिणाम हम सबके सामने आया है। लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी इसके दिखाई देते हैं, जैसे जिसकी चर्चा मैंने की, वन वे ट्रैफिक है। दूसरे जो ऐसी सभ्यताएं हैं, जो ऐसी संस्कृतियां हैं, ऐसी भाषाएं हैं। अभी देखा कि वैश्वीकरण के कारण अंग्रेजी का चलन तेजी से बढ़ा है, अंग्रेजी का प्रभुत्व तो बढ़ा है, लेकिन ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो विलुप्त हो रही हैं या समाप्त हो रही हैं। इसलिए उनको बचाना, बहुत सारी संस्कृतियां हैं या स्थानीय आवश्यकताएं भी धीरे धीरे वो संकुचित हो रही हैं और वैश्विक प्रभाव उस पर बढ़ रहा है। तो इसलिए जो लोकल को कैसे ग्लोबल बनाया जाए, इसका एक बड़ा अवसर तो हमको मिला है। लेकिन सतत वैश्विक पैरामीटर पे जब तक हम अपने को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक लोग अपने वैश्विक या अपनी जो स्थानीयता है, जो स्थानीय पहचान है, क्योंकि स्थानीय पहचान राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ करके सीधे विश्व के साथ जुड़ने का एक बड़ा अवसर मिला है। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटेंसी जब तक हमकी नहीं बढ़ेगी, तो कॉम्पिटेंसी बढ़ाने का एक अवसर के रूप में भी चयन की स्वतंत्रता बढ़ी है। हमारे सामने बहुत सारे चयन के ऑप्शन हैं जहां हम जा सकते हैं, मोबिलिटी बढ़ी है, सूचनाओं का प्रवाह बढ़ा है।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वैश्वीकरण ने न केवल सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, न केवल आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, बल्कि राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित किया। आज कोई घटना विश्व के एक कोने में हो रही है, उसका तत्काल प्रभाव विश्व के दूसरे कोने पर दिखाई दे रहा है। ये वैश्वीकरण का बड़ा प्रभाव है और शिक्षा का क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। शिक्षा को भी वैश्वीकरण ने व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के कारण आज अ, वैश्विक पैरामीटर का हम अनुपालन कर रहे हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है उससे जुड़े हैं। पहले हमारी वहां तक पहुंच नहीं थी, इसलिए राष्ट्र ने जो नेशनल पैरामीटर्स थे उस पे ही हम काम कर रहे थे। लेकिन अब हमको अपनी कॉम्पिटेंसी विकसित करने का अवसर मिला है। विश्व में जो शोध हो रहे हैं वो शोध तुरंत हमारे पास पहुंच रहे हैं और उससे अपनी क्षमता को बढ़ाने का एक अवसर मिला है। हाँ, वो उस कुछ हानियां भी हुई हैं, जैसे कि वो बाजारीकरण बढ़ा है, व्यवसायीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। जो सोशल वैल्यूज हैं या जो लोक हित के कार्य हैं वो प्रभावित हुए हैं। इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। कास्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ी है। कुछ ऐसी प्रवृत्तियां भी विकसित हुई हैं, लेकिन इन सारे के बावजूद विश्व के लोगों के पास एक काम करने का एक नया अवसर मिला है, एक नए प्रतिमान से जुड़ने का अवसर मिला है। अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा करके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को स्थापित कर सकते हैं, इसके लिए एक वैश्वीकरण एक अवसर के रूप में हम सबके सामने आया है और शिक्षा के साथ जोड़ करके वैश्वीकरण के लाभों से आज हम परिचित भी हुए हैं और उससे जुड़ करके आगे नई नई संभावनाएं भी तलाश कर सकते हैं। ज्ञान के अन्वेषण के क्षेत्र में, कोलैबोरेशन के क्षेत्र में या लिंकेज के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके नए नए क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। विश्व की समस्याएं या विश्व की चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी व्यवस्था और ये सब एक जुड़े, जैसे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण एक बड़ा उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने के लिए उदारीकरण आवश्यक है। जब तक हम अपने उदार नहीं बनाएंगे अपनी नीतियों को, और उदारीकरण खास करके जब उदारीकरण की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ये आर्थिक संप्रत्यय है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत कुछ 1990 के बाद उदारीकरण हमने किया है। और उदारीकरण का मतलब जिस सीधा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ जो उदारीकरण का है कि उसको उदार बनाना, लिबरल बनाना और जो नियंत्रण है उसको धीरे-धीरे समाप्त करना। तो अर्थव्यवस्थाओं में नियंत्रण किसका था? जो नीतियाँ थी, ऐसे अनवांटेड रूल्स, रेगुलेशंस जिसके कारण उद्योग उसमें जो नवोन्मेष की प्रवृत्तियां थी या नए व्यापारिक कंपनियों के प्रवेश की संभावना थी, वो संभावनाएं कम हो रही थी, क्योंकि नियम कानून की जटिलताएं ऐसी थी, इतनी कठोरताएं थी कि उसमें कोटा था, लाइसेंसिंग की व्यवस्था थी, सब्सिडी की व्यवस्था थी। ये सारी व्यवस्थाएं मुक्त प्रतिस्पर्धा को रोकती थी और मुक्त प्रतिस्पर्धा को रोकने के कारण क्वालिटी जो है, गुणवत्ता से कहीं न कहीं हमको समझौता करना पड़ता था। तो जब हमने अपनी नीतियों को, जो अनवांटेड रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, उनको जब हमने धीरे-धीरे शिथिल किया, तो मैंने देखा कि ऐसे उद्यमी उसके क्षेत्र में प्रवेश किए, उत्पादन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और उनके प्रवेश से प्रतिस्पर्धा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ और उस प्रतिस्पर्धा के विकास से गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई। तो उदारीकरण की जो विशेषताएं हैं, उदारीकरण की विशेषताएं हैं कि जो अवांछनीय नीतियां थी, जिसके कारण प्रवेश करने से लोग घबराते थे, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में, चाहे दूसरी व्यवस्थाओं के क्षेत्र में। तो ऐसे उसको ढील देना रूल्स रेगुलेशंस में, जिसके नाते लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को प्रोत्साहन मिले कि उस क्षेत्र में जाकर के हम भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो और वो नीतियां क्या थी जो रोकती थी? कोटा था, लाइसेंसिंग था, ये सब्सिडी थी, जिसके नाते मुक्त प्रतिस्पर्धा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। तो इनमें धीरे-धीरे इन नीतियों को शिथिल करके हमने, और धीरे-धीरे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल्स थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल को समाप्त करके या कम करके निजी निवेश को हमने प्रोत्साहित किया, और निजी निवेश के प्रोत्साहन से प्रतिस्पर्धा बढ़ी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से गुणवत्ता बढ़ी, फ्रीडम ऑफ चॉइस बढ़ी, चयन की स्वतंत्रता बढ़ी, उससे एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ी, रोजगार भी बढ़ा है। तो इस प्रकार से जब हमने देखा कि जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हुआ, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप अ, वो पहुंच हमारी सुविधाओं तक पहुंच भी बढ़ी है। वो शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें तो शैक्षिक सुविधाओं तक हमारी पहुंच भी बढ़ी है।
प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है, रोजगार भी बढ़ा है, चयन की स्वतंत्रता बढ़ी है और उससे इन सारे चीज़ों के एक साथ जुड़ने से गुणवत्ता भी बढ़ी है। लेकिन उदारीकरण की भी कुछ हानियाँ हैं। जैसे उदारीकरण में जो सोशल वेलफेयर्स के स्कीम थे, जो लोक कल्याण के की योजनाएँ थे या जो विषमता थी, जो सामाजिक विषमता थी, वो प्रभावित हुई। और ख़ास करके उदारीकरण का जब शिक्षा में हम विश्लेषण करते हैं, शिक्षा में उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, तो जो रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम थे उनको तो प्रेरणा मिली, उनको तो प्रोत्साहन मिला, लेकिन सामाजिक हितों से जुड़े विषय या जो सोशल साइंस के विषय थे वो कहीं न कहीं वो हाशिए पे आए। शिक्षा में जो अ, मूल्यबोध की बात थी या शिक्षा में जो वैल्यू डेवलपमेंट की बात थी, वो कहीं न कहीं वो कमज़ोर हुआ। जो सर्वसमावेशिता की बात थी, क्योंकि इससे कास्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ा और जब कास्ट ऑफ एजुकेशन बढ़ा तो उससे शिक्षा में की जो समावेशिता सबको शिक्षा देने की या सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात थोड़ी पीछे हुई, क्योंकि यूज़र चार्ज हमने वसूलना शुरू किया कि जो शिक्षा प्राप्त करेगा वो यूज़र चार्ज देगा। तो यूज़र चार्ज देने के नाते जिसके पास पेइंग कैपेसिटी थी, जिसके पास पैसा खर्च करके उसको प्राप्त करने की क्षमता थी, उसने तो पाया या उसने उस लाभ को पाया। लेकिन जिसके पास वो क्षमता नहीं थी या जो नहीं दे सकता था, वो कहीं न कहीं शिक्षा के दायरे से बाहर हुआ। तो ये एक ये इसके प्रबल कमजोरी के रूप में हमको दिखाई देता है उदारीकरण के रूप में। इसी प्रकार से ये तीसरी संकल्पना निजीकरण की, और निजीकरण भी ये देखिए तीनों बातें एक दूसरे से पहले भी मैंने चर्चा की कि जुड़ी हैं। अगर वैश्वीकरण करना है तो हमको उस लिबरल बनाना होगा अपनी इकोनॉमी को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस की जो जटिलताएँ हैं, उसको ज़्यादा जितना रिजिड सिस्टम रहेगा, उसमें उदारीकरण की संभावना उतनी कम रहेगी। और जैसे-जैसे हम सिस्टम को या व्यवस्थाओं को थोड़ा-थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएँगे, वैसे-वैसे उदारीकरण की संभावना बढ़ेगी। और जैसे-जैसे उदारीकरण की संभावना को हम बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे प्रवेश की जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके प्रवेश की संभावना बढ़ती है, उनके प्रवेश को प्रोत्साहन मिलता है। और जैसे-जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स जैसे एजुकेशन के क्षेत्र में जो प्लेयर्स हैं, ज़्यादा प्रवेश करते हैं, तो वो कॉम्पिटिशन बढ़ता है और कॉम्पिटिशन जब बढ़ता है, तो क्वालिटी ही बढ़ती है। लेकिन उसके साथ-साथ वो हानियाँ भी, और ठीक यही बात, और ये काम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमने निजीकरण को, या वो सरकार तो सक्षम नहीं है, इसलिए निजी निवेशकों को हमने प्रोत्साहित किया। निजीकरण तो लगा कि उदारीकरण की दिशा क्या होगी, डायरेक्शन तो वो निजीकरण की तरफ से जाता है। तो इसलिए अब निजीकरण जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, उसकी तरफ से जो डाइवर्जन था या जो दिशा बदली, वो सरकारीकरण से निजीकरण या बाजारीकरण की, बाजार की तरफ हम बढ़े। अब भारत में निजीकरण की आवश्यकता या दुनिया में निजीकरण की आवश्यकता महसूस क्यों हुई? खास करके शिक्षा के क्षेत्र में जब हम निजीकरण की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हमने सबको शिक्षा देने का लक्ष्य क्यों तय किया? क्योंकि देखा कि दुनिया के जब हम इतिहास को हम देखते हैं, तो ध्यान में आता है कि वो देश उतना ही प्रगति किया जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा थी। इसलिए शिक्षा का विकास के साथ सीधा संबंध था। तो शिक्षा को विकास के साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना, और न केवल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक शिक्षित करना, बल्कि शिक्षा के इस अभियान को उच्च शिक्षा तक लेके जाना। इसलिए उच्चतर शिक्षा अभियान भी हमने चलाया, माध्यमिक शिक्षा अभियान भी चलाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करें। अब भारत जैसे देश में जिसकी इतनी विशाल जनसंख्या है, सबको शिक्षित करने के सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। और दूसरे एक बड़ा तर्क, एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो हायर एजुकेशन है, उसका सोशल रेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का सोशल रेट ऑफ रिटर्न या सामाजिक प्रतिफल ज़्यादा है, उच्च शिक्षा का सामाजिक प्रतिफल कम है। इसलिए उच्च शिक्षा का लाभ व्यक्ति को ज़्यादा, समाज को कम मिलता है। इसलिए सरकार ने नारा लिख दिया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण और उच्च शिक्षा का निजीकरण। क्योंकि अगर शिक्षा सब तक पहुंचाना है, तो शिक्षा
को निजी हाथों में देना होगा, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना होगा। और उसी दृष्टि से भारत में निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया और शिक्षा का निजीकरण किया गया। शिक्षा के निजीकरण से कुछ क्योंकि हमने देखा कि कोठारी कमीशन के पश्चात 1964-66 में कोठारी कमीशन का प्रतिवेदन आया था और उसने कहा था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए, और वो बात 86 की शिक्षा नीति में भी कही गई। बाद में भी जो आयोग आए, बाद लगातार इस पे बल दिए कि जीडीपी का 6% शिक्षा पे कम व्यय किया जाए, लेकिन उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर पाए। केवल जाते जाते 4% तक किसी तरह से पहुंचे। तो इसलिए लगा कि शिक्षा पर जब सरकारी निवेश को अभी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि किसी भी दशा में शिक्षा देने के लक्ष्य से हम पीछे नहीं जा सकते। इसलिए शिक्षा के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। 1990 के बाद लगातार शिक्षा में देखें तो निजीकरण की प्रवृत्तियां बढ़ी, और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर 90 के बाद विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई, महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। और लेकिन निजीकरण के परिणाम, अब तो इतने वर्षों का अनुभव हमारे पास है, उस अनुभव के पश्चात हम ये कह सकते हैं निजीकरण के कुछ अपने लाभ भी हैं। और लाभ ये है कि शिक्षा के अवसर ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खुले, उस विद्यालयों में हमको बढ़ने का, नज़दीक के विद्यालय में जाने का अवसर मिला। जिस क्वालिटी का एजुकेशन चाहते हैं, उस क्वालिटी का एजुकेशन पाने का भी हमको अवसर मिला। लेकिन और रोजगार के अवसर, निजीकरण के कारण रोजगार परक जो पाठ्यक्रम थे, उनका चलन ज़्यादा बढ़ा। देखिए, निजीकरण के पश्चात ये रोजगार परक पाठ्यक्रम देश में ज़्यादा खुले। तो इस प्रकार से ये शिक्षा के लिए या शिक्षार्थी के लिए एक बड़े अवसर के रूप में आया। लेकिन साथ ही साथ वो कुछ उसकी हानियाँ भी हुई। शिक्षा के निजीकरण के कारण जो शिक्षा में इनइक्वालिटी थी वो बढ़ी। जो शिक्षा में कोठारी कमीशन ने कॉमन स्कूल सिस्टम की बात कही थी कि सबको एक समान शिक्षा मिले, तो इस देश में 2 प्रकार की संस्थाएं, एक ऐसी संस्थाएं हैं जिनकी फीस तो बहुत हाई है, लेकिन वो हाई फीस पे वो ऊंची फीस लेकर के गुणवत्ता युक्त शिक्षा देते हैं। लेकिन दूसरे ऐसे विद्यालय हैं जिनकी फीस कम है, कुछ ऐसे हैं जिनकी फीस कम है फिर भी गुणवत्ता अच्छी है, लेकिन अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जिनमें फीस कम होने के कारण उनकी गुणवत्ता भी गिरी है। तो निजीकरण के कारण शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है, लेकिन उस गुणवत्ता बढ़ने के साथ-साथ जो अमीर-गरीब की खाई थी, या जो शिक्षा में असमानता थी, या शिक्षा में जो एक्सीलेंस के साथ-साथ समावेशिता की हम बात 11th प्लान में कहा गया था कि इक्विटी एंड एक्सीलेंस, कि शिक्षा में समता लाया जाए और उत्कृष्टता लाया जाए। तो वो कहीं न कहीं जो विषमता है, एक विषमतापोषी वातावरण निजीकरण के कारण शिक्षा में बढ़ा है। सामाजिक विषयों की या सामाजिक हितों की उपेक्षा हुई है। शिक्षा का जो उद्देश्य, शिक्षा की संकल्पना के बारे में परिवर्तन आया। शिक्षा को हमारे यहाँ माना गया था कि एक बड़ा एक पवित्र मिशन है, इट इज़ ए पायस मिशन। लेकिन अब शिक्षा को हम एक व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में शिक्षालयों को हमने देखना शुरू किया। शिक्षा को एक पवित्र, या शिक्षालयों को जो विद्या मंदिर मानते थे, अब वो व्यापारिक प्रतिष्ठान के रूप में परिवर्तित हुए हैं, और शिक्षा निजीकरण के द्वारा क्रय विक्रय का चलन बढ़ा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में खास करके अध्यापक शिक्षा के संस्थानों के बारे में बड़ी कठोर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये डिग्री सेलिंग सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से एक निजीकरण का एक बड़ा एक दुष्प्रभाव के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। लेकिन उससे अवसरों का भी विस्तार हुआ है। ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन उत्पाद को बढ़ाने में शिक्षा के निजी संस्थानों का बड़ा योगदान रहा है। इसी प्रकार से शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण, इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था कि बौद्ध शिक्षा के जो केंद्र थे, वो अंतर्राष्ट्रीयकरण के उत्कृष्ट उदाहरण थे। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ से दुनिया के देशों के छात्र वहाँ पढ़ने आते थे। उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी, उनकी गरिमा विश्व में बहुत थी। लेकिन उस गरिमा को स्थापित करना और ज्ञान को विश्व कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए ज्ञान का प्रसार करना, व्यापार के लिए उसका प्रसार न करना, लेकिन उस भाव के साथ अंतर्राष्ट्रीयकरण तो बहुत ही उदात्त भाव रहा है, और ये परंपरा भारत में प्रारंभ से रही है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कारण अभी देखिए 10 लाख विद्यार्थी भारत से बाहर दुनिया के अन्य देशों में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ के दुनिया के अन्य देशों के विद्यार्थी लगभग 49,000
से 50,000 के बीच में विद्यार्थी, दुनिया के विद्यार्थी भारत में आते हैं। तो एक शिक्षा का एक जो ग्लोबल मार्केट बना है, शिक्षा को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन, उसका हब, ग्लोबल हब शिक्षा का कैसे बनाया जाए, क्योंकि शिक्षा का विकास से सीधा संबंध है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर पे अपने शिक्षण संस्थाओं को कैसे खड़ा किया जाए, और ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के द्वारा कैसे उनका अन्वेषण किया जाए और उनका प्रसार किया जाए, और लोकहित में कैसे उसका उपयोग किया जाए। विश्व की समस्याओं का या विश्व की चुनौतियों के समाधान के लिए शिक्षा का उपयोग कैसे किया जाए। अपने जो टीचर्स हैं, जो शिक्षक हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे उनको कैसे प्रशिक्षित किया जाए। ये सब बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिसके नाते शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीयकरण को हमने बढ़ावा दिया। अभी 4 प्रकार की प्रवृत्तियाँ या 4 प्रकार अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिखाई देते हैं। एक तो क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। एक अंतर्राष्ट्रीयकरण का एक स्वरूप ये है कि हमने जैसे ऑनलाइन मूक्स के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को या अपने ज्ञान को दूसरे देशों में देना प्रारंभ किया। दूसरे दूसरा यह है कि उपभोग, दूसरे देशों में जाकर के उसका उपभोग करना। जैसे अपना विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर के, जिससे कंजम्पशन एब्रॉड जिसको कहा गया है, कि जैसे स्टूडेंट्स मोबिलिटी, जैसे अपने यहाँ के 10 लाख विद्यार्थी दूसरे देशों में जाकर के वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे देशों के वस्तुओं का उपभोग करते हैं, या जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। तो उस तरह का नेटवर्क उतने देशों का, उनके उपभोग का, उनके पुस्तकों का, उनके रहने खाने पीने का, उनके शिक्षा का सारा प्रबंध वो बाहर, वो कंजम्पशन बाहर करते हैं। तो एक कंजम्पशन एब्रॉड है। एक तीसरा ये है कि अपनी सेवाओं को, जैसे दूसरे देशों में यहीं रह करके अपनी सेवाओं को देना। जैसे फैकल्टी एक्सचेंज, अपने देश के शिक्षक हैं, शिक्षक दूसरे देशों में जाकर के अपनी सेवाओं को, शिक्षा जब देते हैं, तो वो भी अपने ज्ञान का, अपनी तकनीकी का प्रसार करते हैं। और एक चौथा प्रकार है कि उसको जो है शिक्षा को जो वो क्या कहते हैं, कमर्शियल प्रेजेंस, कि वो फ्रेंचाइजी या उसके एक प्रतिष्ठान के रूप में, अपने किसी संस्थान के प्रतिष्ठान के रूप में किसी दूसरे देश में खोल करके और उसके माध्यम से शिक्षा देना। तो ये अभी अंतर्राष्ट्रीयकरण के 4 स्वरूप दिखाई देते हैं। अभी भारत को शिक्षा के एक बड़े, क्योंकि भारत की जनसंख्या जितनी बड़ी है और एजुकेशन की जो डिमांड है, तो दुनिया के देश उसके तरफ आकर्षित हुए। भारत भी एजुकेशन का एक अंतर्राष्ट्रीय हब बने और दुनिया के देश भारत में आए और भारत में शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने काफ़ी प्रयास किया है कि एक एम्बेसी में ग्रीवांस रिड्रेसल, स्टूडेंट्स ग्रीवांस रिड्रेसल सेल खोला जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने हेतु एक सेल की स्थापना हो। अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं और उसको ज़रूरतों के अनुसार अपने शिक्षा को हम कैसे नियोजित करें। टीचर्स की कॉम्पिटेंसी को या ग्लोबल जो पैरामीटर्स हैं, उस ग्लोबल पैरामीटर्स पे अपने टीचर के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी को कैसे बढ़ाई जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे शिक्षा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ा करके शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और विश्व के विद्यार्थियों को भारत की तरफ आकर्षित करना, ये एक बड़ा प्रयास अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा से हो सकता है। इसी तरह से एक तीसरा प्रयोग हमने किया पीपीपी मॉडल का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रयोग हुआ है और अभी 11वें प्लान में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। 11वें प्लान में कहा गया कि 6000 मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और वो 6000 जो मॉडल स्कूल 2014 में खोले गए, वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड थे। जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल थे, उसमें से 2500 मॉडल स्कूल ऐसे थे जिनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो स्वरूप तय किया गया, उसमें देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यह कि सरकार का सहयोग और निजी संस्थाओं को सरकार के साथ जुड़ करके शिक्षा में उनकी सहभागिता कैसे हो, जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता भी बनी रहे और आम आदमी की पहुंच, आम छात्र की पहुंच को भी शिक्षा तक बढ़ाया जा सके। शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना आम छात्र के पहुंच को तक शिक्षा के दायरे को कैसे बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से हमने ये पीपीपी मॉडल को लाया। तो उसमें जो तय किया गया 600 जो मॉडल स्कूल खुलेंगे, उसमें से 2500 पीपीटी मॉडल के खोले गए
और उसमें ये तय किया गया कि एक मॉडल स्कूल में 2500 छात्रों की कैपेसिटी 2500 रहेगी, उसमें से 1000 छात्र ऐसे होंगे जो जो समाज के वंचित वर्ग से एससी एसटी समूह या ओबीसी समूह से रहेंगे, या ऐसे समूह से जिनकी जो टैक्स पेयर नहीं है। तो देखा गया जो एससी एसटी एससी समूह के छात्र हैं, उनको प्रतिमाह फीस मात्र 25 रुपए, मतलब यूजर चार्ज या फीस के नाते वो शिक्षा से वंचित न हो, इसलिए 25 रुपए प्रतिमाह का शुल्क तय किया गया और उनको शिक्षा में प्रवेश देने का उनका दरवाजा खोला गया, गुणवत्ता युक्त शिक्षा। और प्राइवेट पार्टनरशिप के नाते उसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी या अन्य सुविधाएं अच्छी थी। और दूसरा ये था कि ऐसे सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जिनकी जो टैक्स पेयर नहीं है या जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उनको उसमें प्रवेश दिया जाए, और शेष विद्यार्थियों को, शेष 1500 विद्यार्थियों को वो यूजर चार्ज जितना उसका चार्ज हो वो दिए। और जो कास्ट पर स्टूडेंट कास्ट तय किया गया 1000 से 1200 रुपए। तो स्टूडेंट तो केवल 25 रुपए दे रहा है या 50 रुपए दे रहा है, जो नॉन टैक्स जो टैक्स पेयर ग्रुप का था वो 50 रुपए, और जो सी एस टी या ओबीसी समूह का 25 रुपए तय किया गया। और वो जो कास्ट रियल कास्ट थी वो 10,000 से लेकर के 1200 तक। तो स्टूडेंट उतना देगा, शेष गवर्नमेंट उनको रीइंबर्स करेगी, और वो उन सारी सुविधाओं के साथ छात्रों को वो शिक्षा देंगे। और शेष जो छात्र थे, मतलब 1000-2500 में से 1500 छात्र, वो फीस वो चार्ज करने के लिए स्वतंत्र थे। उनके गवर्नेंस वो उन मतलब उनका गवर्नेंस कैसा होगा, उनका रेगुलेशन का, उसमें उनको काफी ऑटोनॉमी दी गई। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में एक पीपीपी मॉडल का हमने प्रयोग किया। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में कई प्रदेशों ने अभी उच्च शिक्षा में भी पीपीपी मॉडल का प्रयोग किया है कि सरकार जमीन, जो निजी प्लेयर्स हैं उनको जमीन उपलब्ध करा देती है, और उपलब्ध करा कर ताकि उनको प्रेरित करती है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आए और शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। तो इस प्रकार से एक हमने निजी और सरकारी दोनों के संयोजन के द्वारा, दोनों के सहयोग के द्वारा शिक्षा का एक मॉडल या प्रतिमान हमने खड़ा करने का प्रयास किया। और ये प्रतिमान पहले भी दिखाई देता है, क्योंकि प्राइवेट एडेड इंस्टीट्यूशंस का तो अस्तित्व पहले से दिखाई देता है, स्वतंत्रता के बाद से ही, कि जो ट्रस्ट बना करके या एनजीओ बना करके वो इंस्टीट्यूशंस को स्थापित किया। जब इंस्टीट्यूशन चलने लगा और जो गवर्नमेंट के पैरामीटर्स थे, उन सारे पैरामीटर्स को पूरा कर रहा था, तो गवर्नमेंट ने उनको एड प्रदान किया। तो उनका संचालन तो निजी हाथों के द्वारा हो रहा है, लेकिन अनुदान सरकार के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। तो ये प्रतिमान पहले से हमारे सामने शिक्षा में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी व्यवस्थाएं या बहुत सारे वो कारपोरेट हाउस भी आए, जैसे टाटा समूह, बिरला समूह, अंबानी समूह, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में है। बहुत सारे एनजीओ थे जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। तो ये शिक्षा के प्रबंधन के क्षेत्र में या प्रशासन के क्षेत्र में ये कुछ नए प्रयोग थे, जिनके द्वारा शिक्षा को आम छात्र तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। दूसरा, जब इन प्रयासों के बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षा की गुणवत्ता, क्योंकि हमने देखा कि स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा में नामांकन तो बढ़ा, लेकिन नामांकन बढ़ने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता, बिना गुणवत्ता को प्रभावित किए ही शिक्षा का विस्तार कैसे किया जाए, शिक्षा तक आम आदमी की पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए। तो 1960 के बाद गुणवत्ता शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विषय बना, और अब तक गुणवत्ता की चर्चा हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों में ही करते रहे, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये फैक्ट्री कल्चर से निकला हुआ शब्द है, जहाँ कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को, क्लाइंट की संतुष्टि को गुणवत्ता से देखते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को कैसे परिभाषित किया जाए, या गुणवत्ता के पैरामीटर्स क्या तय किए जाए, या गुणवत्ता के पैरामीटर्स पे शिक्षण संस्थानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि दुनिया के देशों में अभी देखते हैं कि शिक्षा का सीधा संबंध गुणवत्ता से है। अगर गुणवत्ता युक्त शिक्षा कोई देश देने में सक्षम नहीं है, तो वो अपने देश की अर्थव्यवस्था के, अपने देश के युवाओं को विकास की प्रक्रिया से वो बाहर कर रहा है, या विकास में उसकी सहभागिता को कम कर रहा है। इसलिए जब शिक्षा की हम बात करते हैं, तो उस शिक्षा का आशय गुणवत्ता युक्त शिक्षा से है। इसीलिए शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए अलग अलग एजेंसियां भी सरकार के द्वारा बनाई गई, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक नए नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल 1994 में स्थापित किया। उसका हेडक्वार्टर बंगलौर में है, और उच्च शिक्षा के संस्थानों की गुणवत्ता को मापने का काम करता है। इसलिए इसी प्रकार से एक और संस्था क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी प्रकार से नेशनल NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क
तो इस प्रकार से NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, और इसी प्रकार से तो जैसे NAAC की हमने बात, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ने काम करना शुरू किया, तो उसने क्वालिटी के 7 पैरामीटर्स तय किए। वो पहला पैरामीटर उसका है कि करिकुलर एस्पेक्ट, शिक्षा की गुणवत्ता, क्योंकि देखते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक और छात्र के साथ ही साथ जो शिक्षक और छात्र जिस पे संवाद करते हैं वो करिकुलम है। तो जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता कैसी है, पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा कितनी प्रकार से कर रहा है, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति में कितना सक्षम है, पाठ्यक्रम छात्रों को रोजगार देने में कितना समर्थ है, पाठ्यक्रम छात्रों को कितना स्वावलंबी बना रहा है, पाठ्यक्रम कितना लचीला है। तो इस दृष्टि से पाठ्यक्रम की गुणवत्ता भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। पहला पैरामीटर पाठ्यक्रम को रखा। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता को जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये कहा जाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षक की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। तो कोठारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने तो बहुत स्पष्ट कहा था कि नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। कोई भी राष्ट्र कितना ऊपर उठेगा ये निर्भर करता है कि उस राष्ट्र का शिक्षक कितना गुणवान है। शिक्षक की गुणवत्ता, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ टीचर। शिक्षा की गुणवत्ता अधिकाधिक रूप से किसी बात पर निर्भर करती है, तो शिक्षा। तो टीचिंग लर्निंग की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और टीचिंग की जब क्वालिटी की हम बात करते हैं तो टीचर की क्वालिटी की, टीचर की प्रोफेशनल क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए टीचर में। और दूसरा ये है कि शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को ज्ञानवान होना चाहिए, शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए। शिक्षक, ये कहा गया कि शिक्षक क्या पढ़ाता है ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कैसे पढ़ाता है, हाउ टू टीच। तो पढ़ाने की विधियां, जो पेडागॉजिकल एस्पेक्ट है वो अभी देखा डाइवर्जन की, टीचर सेंट्रिक अप्रोच से लर्नर सेंट्रिक, शिक्षक केंद्रित व्यवस्था से छात्र केंद्रित। जैसे जैसे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम छात्र केंद्रित करते जाएंगे, छात्र की आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार शिक्षा देने की व्यवस्था की ओर हम आगे बढ़ेंगे। और वो देखा कि वो व्यवस्था शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में काफी कारगर हुई। और इसी प्रकार से जो तीसरा एस्पेक्ट उसने कहा कि रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो एक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है कि उच्च शिक्षा का जो कार्य है वो ज्ञान का प्रसार करना तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ ज्ञान का आविष्कार भी करना है। तो इसलिए ज्ञान का आविष्कार के लिए आवश्यक है कि शिक्षालयों में शोध की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाए। शोध की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने हेतु वो रिसर्च की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाई जाए, रिसर्च में नई जो प्रविधियां हैं, रिसर्च में जो तकनीकी का प्रयोग करके रिसर्च की क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इन सारी बातों को लेकर के वो एक क्वालिटी के पैरामीटर्स को तय किया है। दूसरे, साथ ही साथ जो अनुसंधान लैब में हो रहा है वो अनुसंधान समाज तक पहुंचे, लैब और लैंड के संबंध को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अनुसंधान तो इस देश में हो रहे हैं, लेकिन उस अनुसंधान का व्यवहारिक प्रयोग, जब तक ज्ञान को प्रयोग के स्तर तक नहीं ले जाएंगे तब तक ज्ञान की उपादेयता समाज को नहीं मिलेगी। ज्ञान का जो निहितार्थ है वो उसके प्रयोग में है। इसलिए ज्ञान को हमने किसी नीति पे शोध किया और वो शोध फाइल में बंद रह गई तो उसका उपयोग समाज को नहीं मिला। इसलिए शोध की गुणवत्ता बढ़ाना और शोध का प्रसार करना, उसको मतलब समाज तक ले जाना, उसको लैंड तक ले जाना, उसकी सामाजिक उपयोगिता को बढ़ाना, और दूसरे शिक्षालय और समाज के अंतर संबंधों को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि समाज की जो समस्याएं हैं उस पर शिक्षालय शोध करें और समाज शिक्षालयों की चिंता करे, शिक्षालयों के संचालन में समाज योगदान दे। ये तभी संभव है दोनों के इंटरेक्शन को, दोनों के संवाद को या दोनों के जुड़ाव को बढ़ाएंगे। इसलिए NAAC ने तीसरा पैरामीटर रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन को रखा। चौथा, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी
शिक्षा की गुणवत्ता तो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज लगातार महत्वपूर्ण, जैसे शिक्षा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का या तकनीकी का प्रयोग बढ़ा है, इसलिए जो संस्थाएं तकनीकी रूप से जितनी समृद्ध होंगी, जिन संस्थाओं के पास भौतिक संसाधन होंगे, वो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करेंगे। इसलिए शिक्षालयों को शिक्षकों से समृद्ध करने या ज्ञान की परंपरा से समृद्ध करने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी का विकास किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इसलिए चौथा पैरामीटर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी को तय किया। पांचवा है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, जैसे लाइब्रेरी है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, प्रयोगशाला है, ये प्लेग्राउंड है या करियर काउंसलिंग सेल है। ये बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो छात्रों को सपोर्ट प्रदान करती हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उसे सहगामी की भूमिका में होती हैं। तो उन संस्थानों में इन सुविधाओं का विस्तार कितना है, वो जो मैकेनिज्म है या जो व्यवस्थाएं हैं, वो कितना छात्र केंद्रित है या छात्र के लिए कितनी सहयोगी है, छात्रों का किस प्रकार से स्वागत संस्थान करता है। ये स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म, अगर स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म, तो छात्र जैसे ही प्रवेश करता है उसको लगता है कि ये वातावरण मेरा स्वागत कर रहा है, इसलिए उससे आकर्षित होता है। लेकिन एक ऐसा वातावरण, शिक्षा का एक ऐसा वातावरण जो जिससे छात्र दूर हटता हो या छात्रों के साथ भेदभाव करता है, तो वो छात्र उससे बाहर, उस प्रक्रिया से बाहर निकलना चाहता है। इसलिए स्वागत योग्य वातावरण तैयार करना, जो सपोर्ट सर्विसेज है उनका विस्तार करना। और छठवां है गवर्नेंस एंड लीडरशिप। इन सारे बातों के अलावा वो जो लीडरशिप की क्वालिटी है, जो प्रबंधन है, जो प्रशासन है, वो कितना डेमोक्रेटिक है, कितना नॉन मेसी है, कितना छात्रों को सहभागी बनाना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, एजुकेशन के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन जितना बढ़ेगा, उतने एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी होगी। और सातवां क्राइटेरिया उसने तय किया कि वो इनोवेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। तो वो संस्थान एक लीग पे शिक्षा निर्माण की प्रक्रिया, मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया, इसलिए एक लीग पे नहीं चला जा सकता। जितना शिक्षण संस्थान जितने नॉन मेसी होंगे, शिक्षण संस्थान जितने नवाचारी होंगे, शिक्षण संस्थान जितने नव प्रयोगों को प्रोत्साहित करेंगे, उतने वहां शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होगी। तो ये नैक ने 7 पैरामीटर्स तय किया। इसी तरह से एनआईआरएफ ने भी क्वालिटी जो उसका के पैरामीटर्स हैं, और नैक ने जो पैरामीटर्स दिया वो ग्रेडिंग A++, A+, A, B++, B+ और B और C के बाद फिर ग्रेड उसने नहीं दिया। C के बाद जो संस्थान आते हैं वो डिससैटिस्फैक्टरी या डिसक्वालिफाइड होते हैं। अब इसमें ये किया कि कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट की जो अगर A++ है तो 3.51 से ऊपर अगर पाता है तो A++ होगा। इसी तरह से 3.26 से ऊपर और 50 तक होगा तो A+ होगा। 3 से लेकर के और 3.25 तक होगा तो A होगा। इसी प्रकार से 2.76 से ऊपर और 3 तक होगा तो वो B++ होगा। फिर 2.25 से लेकर के और 50 तक होगा तो B+ होगा, और 2 से 25 तक होगा तो B होगा। और इसी प्रकार से 1.50 से अगर कम है तो उसको कोई ग्रेड या डिससैटिस्फैक्टरी या उसको एक्रीडिटेशन नहीं करता है। तो ये ग्रेड पॉइंट है जिसके द्वारा ग्रेडिंग करता है कि कौन इस देश की कौन संस्था A+ की है, A++ की है, A ग्रेड की संस्थान है, कौन B++ के संस्थान है। और इसी तरह से एनआईआरएफ ने ये तय किया कि नहीं, हम इसको जो है वो रैंकिंग करते हैं। ये रैंकिंग फ्रेमवर्क इसने बनाया कि कौन फर्स्ट रैंक है किस संस्थान का, कौन सेकंड रैंक है, और ओवरऑल जितने संस्थान हैं उनकी एक ओवरऑल रैंकिंग करता है कि कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, तकनीकी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सबकी एक साथ रैंकिंग करता है। फिर कुछ रैंकिंग जो है तकनीकी संस्थानों की अलग रैंकिंग करता है। फिर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग अलग करता है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसी यूनिवर्सिटी की पोजिशन क्या है। फिर इसी तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में
उसकी रैंकिंग क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसकी रैंकिंग। तो इस प्रकार से कैटेगरी वाइज रैंकिंग करता है कि प्रथम रैंक, द्वितीय रैंक, तृतीय रैंक, चतुर्थ रैंक। तो इस प्रकार से क्वालिटी की एक रैंकिंग तय करता है। और ये क्वालिटी के जो चाहे एनआईआरएफ हुआ, चाहे क्यूसीआई क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ, या चाहे नैक हुआ, इनके आने से एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास हुआ है। क्वालिटी के प्रति जागरूक संस्थान हुए हैं। और वो अभी देखिए उत्तर प्रदेश के अभी कई संस्थान का मूल्यांकन विश्वविद्यालयों का, तो वो अभी उत्तर प्रदेश की कोई स्टेट यूनिवर्सिटी ए ग्रेड की नहीं थी, लेकिन अभी लगातार विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय का ए डबल प्लस आया है, गलगोटिया विश्वविद्यालय का ए प्लस आया है। तो ऐसे संस्थान अब क्वालिटी कॉन्शियस हुए हैं, क्वालिटी के प्रति जागरूकता हुई, और वो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने को अपग्रेड भी कर रहे हैं। दूसरा, ये एक शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता और जवाबदेही। क्योंकि शिक्षण संस्थान उनको स्वायत्त होना चाहिए, इसमें कोई डिबेट नहीं है। और भारत में जो शिक्षा की परंपरा रही है, भारत में जो प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, वो स्वायत्त रहे हैं। पिछले टर्न पे मैंने चर्चा किया था कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी तरह से स्वायत्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था और गुप्त शासकों द्वारा पोषित था, जो शैव और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और गुप्त शासकों के अनुदान से संचालित होता है। लेकिन एक बार एक गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य, वो विश्वविद्यालय में प्रवेश उसके अनुदान से संचालित था, लेकिन जब उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश की इच्छा जाहिर की तो मुख्य भिक्षु के रूप में उसको प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो सामान्य भिक्षु के रूप में प्रवेश कर सकते हैं। यानी विश्वविद्यालय इतने स्वायत्त थे। स्वायत्तता प्राय ये डिबेट होता है कि जो वित्तीय पोषण है वो स्वायत्तता को प्रभावित करती है, या सरकार की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को प्रभावित करती है। लेकिन शिक्षा को हमारी ये स्पष्ट मानता है कि शिक्षा को दलीय प्रतिबद्धताओं से मुक्त होना चाहिए। राष्ट्रीय आकांक्षाओं और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का नियोजन होगा। राष्ट्रीय आकांक्षाओं और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप जब शिक्षा का नियोजन हम करेंगे तो शिक्षा को स्वायत्त होना चाहिए। लेकिन जब शिक्षा के स्वायत्तता की बात करते हैं तो वहीं शिक्षा की जवाबदेही की ही हम बात करते हैं, क्योंकि शिक्षा या ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं, ये मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है। और मनुष्य के संदर्भ में कहते हैं जितने छात्र कक्षा में जितने छात्र बैठे हैं वो अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप बैठे हुए हैं, उनकी अलग अलग रुचियां हैं, उनकी अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, उनकी अलग अलग क्षमताएं हैं, वे अलग अलग परिवेश से हैं। इसलिए एक समान पाठ्यक्रम या शिक्षण की एक समान विधियां वो उनके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। इसलिए शिक्षक तय करेगा कि उसकी क्षमता के अनुसार उसकी, तो इसलिए क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, कितना पढ़ाया जाए, ये इसमें शिक्षक को स्वायत्तता है। इसलिए एकेडमिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि शैक्षिक स्वायत्तता। लेकिन जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं तो विश्वविद्यालय की जब स्वायत्तता की बात करते हैं तो वहीं उसके विभागों की भी स्वायत्तता, वो स्वायत्तता ऊपर से नीचे भी उसी रूप में आती है। स्वायत्तता का एक जगह संकेंद्रण नहीं होता है, बल्कि स्वायत्तता का प्रवाह नीचे तक आता है, वो छात्र तक आता है। और जब हम स्वायत्तता करते हैं तो इसको स्वायत्तता को थोड़ा जवाबदेही से जोड़ते हैं कि क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। स्वायत्तता की महत्ता या स्वायत्तता की सार्थकता और बढ़ती जाती है जब स्वायत्तता के साथ जवाबदेही बढ़ती जाती है। अब जवाबदेही, शिक्षा में जवाबदेही को कैसे बढ़ाया जाए? शिक्षक स्वायत्त तो है, लेकिन स्वायत्त होने के साथ साथ वो जवाबदेह है। वो जवाबदेह छात्रों के प्रति है, वो जवाबदेह अभिभावकों के प्रति है, वो जवाबदेह समाज के प्रति है, वो जवाबदेह सरकार के प्रति है, वो जवाबदेह नैतिक मूल्यों के प्रति है। वो नैतिक जवाबदेही, ये प्रोफेशनल उसके अकाउंटेबिलिटी है कि प्रत्येक प्रोफेशन की एक अपेक्षा होती है, एक उसके अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं को पूरा करना वो जो भी उस व्यवस्था से जुड़ा है उसका ये धर्म बनता है, या उस प्रकार की अपेक्षा समाज करता है। तो इस जवाबदेही से जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं तो स्वायत्तता के साथ साथ जवाबदेही भी तय करते हैं। अभी देखिए बहुत सारी जवाबदेही शिक्षा के बारे में तय कर रही है कि शिक्षक तय करेंगे कि वर्ष भर के वो परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स कि वो एक वर्ष में शिक्षक क्या क्या करेगा। वो शिक्षक टीचर्स डायरी बनाना शुरू किया कि एक कैलेंडर विश्वविद्यालय ने प्रकाशित करना शुरू किया, एनुअल प्लान घोषित करना शुरू कर दिया।
एकेडमिक कैलेंडर घोषित करना शुरू किया, तो ये उसकी जवाबदेही है कि वो चीजें हो रही कि नहीं, उनकी पूर्ति हो रही कि नहीं। तो इस दृश्य से हम लगातार जैसे जैसे स्वायत्तता दे रहे हैं, वैसे स्वायत्तता के साथ साथ जवाबदेही की भी चर्चा शिक्षा में शुरू कर दें। और वो तो स्वायत्तता तभी प्रासंगिक है जब उसके साथ जवाबदेही के साथ हम शिक्षा के साथ जुड़ते हैं। तो इसलिए शिक्षालय की स्वायत्तता, शिक्षालय के आत्मा के रूप में हम देखते हैं। राधा कृष्णन कमीशन जो स्वतंत्रता के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा पर गठित हुआ था, और राधा कृष्णन ने बहुत इस बात को रेखांकित किया था कि शिक्षालय सत्य के अन्वेषण के केंद्र है। शिक्षालय वो यूनिवर्सिटीज आर होम्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडवेंचरर्स, जो बौद्धिक रूप से विलक्षण लोग हैं, उनका वो आवास है। और उनके बौद्धिक विलक्षणता का पोषण तभी हो सकता है, उसमें उनके जो नवाचार हैं, जो उनकी नई कल्पनाएं हैं, या उसको उड़ान तभी मिल सकती है जब उनको हम फ्रीडम देंगे। लेकिन उस फ्रीडम के साथ साथ जवाबदेही की भी बात लगातार की गई है, और स्वायत्तता और जवाबदेही दोनों के संयोजन के द्वारा शिक्षालयों को हम उत्कृष्टता प्रदान कर सकते हैं, या शिक्षालयों से जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को शिक्षालय ठीक प्रकार से पूरा कर सकते हैं। स्वायत्तता का सदुपयोग जवाबदेही के साथ ही संभव होता है। एक जो इस इस ब्लॉक का जो एक महत्वपूर्ण यूनिट है, वो आईसीटी का, जैसे हमने कहा कि आजकल शिक्षा में चाहे वो वैश्वीकरण हो, चाहे उदारीकरण हो, चाहे निजीकरण हो, चाहे इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण हो, इन सारी बातों में सर्वाधिक भूमिका, या शिक्षा की गुणवत्ता के जो प्रश्न है, उसमें हमने देखा कि किसी एक तत्व की जो बड़ी भूमिका दिखाई देती है, वो शिक्षक के साथ साथ तकनीकी की। शिक्षक और छात्र तो शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिक्षक और छात्र के साथ साथ तकनीकी की भूमिका शिक्षा में लगातार बढ़ी है। और तकनीकी का प्रयोग करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, तकनीकी का प्रयोग करके प्रबंध और प्रशासन की व्यवस्थाओं को कैसे समुन्नत बनाया जा सकता है, तकनीकी का प्रयोग करके गवर्नेंस कैसे, इफेक्टिव गवर्नेंस को स्थापित कर सकते हैं शिक्षण संस्थानों में। क्योंकि हम कहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा की प्रभावकारिता इस बात पे निर्भर करती है कि शिक्षा का प्रबंधन कैसा है। एक ऐसा प्रबंधन जो शिक्षण संस्थान में जितने संसाधन हैं, चाहे भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, उनका शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप उसका अनुकूलतम प्रयोग करना ही अच्छा प्रबंधन है। तो जो संसाधन है उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, और उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन के लिए उनके साथ कैसे तकनीकी का प्रयोग किया जाए। तो इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग लगातार बढ़ा है, और तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षक संस्थान की भूमिका को भी हमने बढ़ाया है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में चाहे प्रबंध का क्षेत्र हो, प्रशासन का क्षेत्र हो, तकनीकी का प्रयोग या तकनीकी का विस्तार करके उसके कैसे क्वालिटी को हम बढ़ा सकते हैं। अभी शिक्षा के क्षेत्र में नए-नए प्रबंधन के क्षेत्र में नए प्रयोग हुए, जैसे कई सॉफ्टवेयर आए, जैसे फेकारा है, टीएस स्कूल है, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका प्रयोग हम एडमिशन में, क्योंकि ये शिक्षा की गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है कि शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी कितनी है। शिक्षा की गुणवत्ता इस बात पे निर्भर करती है कि उसकी इफिशियंसी कैसे बढ़ाएं, और ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी दोनों को बढ़ाने का एक सबल साधन टेक्नोलॉजी है। इसलिए प्रवेश से लेकर के परिणाम तक, शिक्षण से लेकर के अधिगम तक की पूरी प्रक्रिया में, प्रबंधन से लेकर के प्रशासन तक की पूरी प्रक्रिया में तकनीकी का प्रयोग कैसे किया जाए, जिससे कि व्यवस्थाओं के बीच एक स्वस्थ और समेकित प्रवाह से इंटीग्रेट कैसे करें। इसलिए वो स्टूडेंट पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कही गई है, 360 डिग्री असेसमेंट की बात कही गई है। तो 360 डिग्री असेसमेंट को अगर हम मैनुअल असेसमेंट करेंगे तो 360 डिग्री असेसमेंट के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छात्र कक्षा में जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्नों के उत्तर के आधार पर छात्र का ऑब्जर्वेशन करना नहीं, बल्कि छात्र में क्या छुपा है, या छात्र की वृत्तियां क्या है, उसकी मनोवृत्तियां क्या है, क्या वो प्रकट कर रहा है यही नहीं जाना, बल्कि क्या वो नहीं प्रकट कर रहा है। केवल उसके वीकनेस को तलाशना नहीं, बल्कि यूनिकनेस उसमें क्या है, इसको तलाशना। और इसको तलाशने के लिए जो मूल्यांकन का अप्रोच है वो बहुआयामी हो, और मूल्यांकन के अप्रोच को बहुआयामी बनाने के लिए हमको तकनीकी एक ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड तैयार करना।
ये जैसे-जैसे तकनीकी का प्रयोग करेंगे, इसीलिए कहा गया कि स्टूडेंट पोर्टफोलियो बनाने की बात कही है। आजकल उसमें पूरे रिकॉर्ड तुरंत ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिससे कि उस ट्रांसपेरेंसी भी है। अभिभावक भी देख रहा है कि मेरा छात्र कक्षा में उपस्थित है कि नहीं? अगर उपस्थित नहीं है तो क्यों नहीं है? उसका रिपोर्ट प्रोग्रेस कार्ड रोज का रोज अपलोड हो रहा है, उसकी आईडी दे दी गई है, छात्र भी देख रहा है, उसके अभिभावक भी दे रहे हैं, उस पे रोज वो फीडबैक दे रहा है। तो इसलिए आईसीटी का प्रयोग प्रवेश के क्षेत्र में, आईसीटी का क्षेत्र टीचिंग लर्निंग के क्षेत्र में कैसे किया जाए, आईसीटी का प्रयोग प्रबंधन के क्षेत्र में, रिकॉर्ड कीपिंग के क्षेत्र में, डेटा मैनेजमेंट में। डेटा बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार डेटा का एनालिसिस करके हम देखते हैं कि जो नैक के जो पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स पे संस्थान कहाँ पीछे हो रहे हैं और जहाँ पीछे हो रहे हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए। जैसे किसी संस्थान ने करिकुलर एस्पेक्ट पे हमने देखा कि करिकुलर एस्पेक्ट पे उसका स्कोर कैसे। तो ये देखने के लिए हमको डेटा मैनेजमेंट, डेटा सिस्टम, डेटाबेस तैयार करना होगा और वो डेटा एनालिसिस के आधार पे हम देख सकते हैं कि ये टीचिंग की क्वालिटी इस संस्थान की तो बढ़ी है, लेकिन गवर्नेंस की क्वालिटी गिरी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि ठीक है, वो 4 पैरामीटर्स पे तो संस्थान आगे बढ़ा है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस का अभाव यहाँ दिखा रहा है, इनोवेशंस का अभाव है या रिसर्च सर्विसेज का, रिसर्च के प्रमोशन की प्रवृत्तियां कम दिखाई रहे हैं, इसलिए हम स्पेसिफिक उस पर फोकस करते हैं। लेकिन ये बातें, इस प्रकार का एनालिसिस, इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट एनालिसिस, इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हम तभी कर सकते हैं जब एक डेटाबेस तैयार करें, जब वो सारी सूचनाओं को, इंस्टीट्यूशंस के सारी सूचनाओं को उस पे अपलोड करें और एकेडमिक कैलेंडर को अपने वेबसाइट पे डालें, एनुअल प्लान उस पे डालें। ये छात्रों के जो बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड जैसे टाइम टेबल हुआ, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हुए, उसकी मार्कशीट हुई, उसके कोर्स हुए, टीचर्स डायरी हुई, वो टीचर्स का जो पर्सनल प्रोफाइल हुआ, उसको सबको कैसे, सब में तकनीकी का प्रयोग करके लॉग बुक हुआ, कैश बुक हुआ, फीस रसीद हुई, फीस को ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैसे, कई बार वो है कि आजकल तो फैसिलिटी घर बैठे अगर सॉफ्टवेयर हमने दे दिया, विकसित कर दिया, तो घर बैठे फीस जमा हो जाती है। और नहीं तो कई बार ये होता है कि फीस का रिकॉर्ड नहीं मिलता है, वो मैनुअल होता है तो उसको सूचना नहीं मिलती, कई बार अभिभावक को सूचना नहीं मिली कि इस महीने हमको फीस जमा करनी है। लेकिन उसके पास अब आजकल मैसेज आ जाता है कि फला तारीख को आपके स्टूडेंट्स का फीस ड्यू है, आप इस लिंक पे करके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सॉफ्टवेयर करके उसको हमने सुविधाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे टीचर हो, या चाहे वो जो एलुमनाई हो, एलुमनाई पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाएं, एलुमनाई सेल का गठन किया जाए, एलुमनाई का रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उनका संस्थान के विकास में उसकी भूमिका को कैसे सुनिश्चित किया जाए, उसके लिए उसको कैसे जोड़ा जाए। आजकल ऑनलाइन व्याख्यान करवा सकते हैं, वो ऑनलाइन कंसल्टेंसी सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये इन सारी सुविधाओं तक हम छात्रों का पहुंच तब बढ़ा सकते हैं जब संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा सूचना तकनीकी का अपने यहाँ प्रयोग करें। और अभी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, अब तो सारे संस्थान इसका प्रयोग कर रहे हैं कि वो सॉफ्टवेयर ले लिया जिसमें पूरी स्टूडेंट की प्रोफाइल करके, कि स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट का अटेंडेंस होगा, उसमें स्टूडेंट्स के क्लास का प्रोग्रेशन होगा, क्लास के पूरे रिकॉर्ड होंगे, उसमें उसके जो परफॉर्मेंस होगा, स्पोर्ट्स में उसका परफॉर्मेंस होगा, कल्चरल एक्टिविटीज में उसका परफॉर्मेंस होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में उसका परफॉर्मेंस होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज में उसका परफॉर्मेंस होगा, स्टूडेंट टीचर के साथ इंटरेक्शन का उसका परफॉर्मेंस होगा। इसलिए स्कूल की जितनी एक्टिविटीज होंगे उसमें उसके पूरा परफॉर्मेंस होगा, उसका होलिस्टिक। और इसको जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होती है कि अगर इस प्रकार का हम वो तंत्र विकसित करते हैं, इस अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके, और उसके अभी वर्तमान के अचीवमेंट को ही नहीं वो दर्शाता है, बल्कि वो जो रिपोर्ट कार्ड होगा वो फ्यूचरिस्टिक भी होगा कि भविष्य में उसकी संभावना क्या है, आगे वो छात्र जाएगा तो किस उसकी दिशा क्या होगी भविष्य की। इस आधार पर उसको हम गाइडेंस भी दे सकते हैं, उसकी काउंसलिंग भी कर सकते हैं, उसके कैरियर पाथ के सिलेक्शन में भी उसकी मदद कर सकते हैं। प्लेसमेंट सेल, अब ये ऑनलाइन प्लेसमेंट की व्यवस्था की वो एक बना दिया, जिसमें जितने वैकेंसी निकल रही है उस वैकेंसी की सूचना उसमें दे रही है। तो छात्र को करियर के प्रति जागरूक करना, उसको प्लेसमेंट के प्रति प्रेरित करना, उसको नवाचार के, स्किल डेवलपमेंट के, अब ये बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं स्किल डेवलपमेंट के जो दूसरे स्रोतों से कैसे ले सकता है। ये कई बार हमने देखा कि वो स्टूडेंट्स का अचीवमेंट तो
अपने सब्जेक्ट में बहुत है, लेकिन वो लैंग्वेज बैरियर है। तो उस लैंग्वेज बैरियर को समाप्त करने के लिए बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो वो ट्रांसलेट कर रहे हैं। बहुभाषिक शिक्षा की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही, छात्र को कैसे बहुभाषिक बनाया जाए या भाषा के बैरियर को कक्षाओं में कैसे समाप्त किया जाए, भाषा की बाध्यता को कैसे, भाषा की जो कठिनाई है उस कठिनाई से छात्र को कैसे मुक्त किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। जैसे एक समावेशी समाज, कक्षा का जो समाज है वो समावेशी बने और भाषा की बाधा उसमें दूर हो, जो हियरिंग की समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो। इसलिए मल्टीमीडिया का प्रयोग टीचिंग में कैसे किया जाए और मल्टीमीडिया का प्रयोग करके कक्षा को कैसे समावेशी या सभी छात्रों के अनुकूल कैसे बनाया जाए। वो छात्र जैसे कोई अगर कम सुनता है तो वो बोल के सुनेगा, लेकिन जो देख नहीं सकता है तो मल्टीमीडिया का प्रयोग करके दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करके क्लासरूम को न केवल इंटरैक्टिव बना सकते हैं बल्कि उसको जॉयफुल बना सकते हैं और उससे स्टूडेंट्स के को न केवल जोड़े, सभी प्रकार के छात्रों को उससे जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे इस प्रकार की फैसिलिटी के द्वारा और छात्र को बाहर, जैसे अगर किसी कारण से नहीं आ पाया तो वो बाहर से भी उसको वो सुविधाएं दे सकते हैं। तो इस जैसे जैसे आईसीटी का प्रयोग हुआ है और खास करके आईसीटी का प्रयोग जो है प्रबंधन के क्षेत्र में और रेगुलेशन के अंदर, और मैन पावर मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती है कि मैन पावर प्लानिंग कैसे किया जाए। हमारे पास अगर वो ध्यान में नहीं है कि हमारे पास कौन कौन सी संसाधन है, लेकिन जब वो सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन है तो हम लोगों को मैन पावर प्लानिंग में सुविधा हो जाती है, रिसोर्स मैनेजमेंट में हमको सुविधा हो जाती है। दूसरे अगर इस हमारे जो संसाधन है, हमारे जो नीड्स हैं, अभी वो केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है विद्यांजलि। विद्यांजलि के माध्यम से एक ऐसा पोर्टल जिस पे जाकर के संस्थान अपने को रजिस्टर करके अपने डिमांड्स, वो उसके इंस्टीट्यूशंस की डिमांड क्या है, उसके इंस्टीट्यूशंस की नीड क्या है और वो उसकी आपसे अपेक्षाएं कि वो आपसे क्या चाहता है। तो संस्थान कोई नया प्रयोग करना चाहता है, ये प्रयोग करने के लिए उसके पास ये एक्सपर्ट है, लेकिन ये संसाधन नहीं है। तो वो संसाधन उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे सभी स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं, उस पे उस संस्थान का एलुमनाई भी जुड़ा है, उस पे उस संस्थान एक्सपर्ट भी जुड़े हैं, उस पे कारपोरेट हाउस के लोग भी जुड़े हैं। तो उनको लगता है कि नहीं, इस संस्थान का ये प्रोजेक्ट ये समाज के हित में, वो सोशल यूटिलिटी क्या है, तो समाज के हित में वो उसको फाइनेंस कर सकते हैं, उसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसकी तलाश हम इसके माध्यम से कर सकते हैं और प्रबंधन और प्रशासन को प्रभावशाली बना सकते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जितना अच्छा बनाएंगे उतना, कई बार देखिए आजकल डेटा एक बार डेटा फिट कर दिया, एडमिशन के ही टाइम डेटा फिट किया। अब अभी जो नैक के पैरामीटर्स हैं उसमें पूछा जाता है कि आपके यहाँ कितने नेशनल स्टूडेंट हैं, कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, कितने अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, वो भाषाई विविधता क्या है, क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज। तो ये सारा डेटा अगर मैनुअल है तो वो डेटा कलेक्ट करना और उनको फीड करना और वो इन्फॉर्मेशन आगे तक देना वो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक बार एडमिशन के टाइम है, स्टूडेंट से ये सारा हमने डेटा ले लिया, तो जैसे डेटा ले लिया तो फिर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम अगर हमने डेवलप कर दिया तो फिर उस डेटा का मैनेजमेंट, उस डेटा का वो प्रेजेंटेशन ये बहुत आसान होता है और डेटा एनालिसिस के द्वारा ये हम स्वक एनालिसिस में बहुत मदद होती है। देखिए आजकल क्वालिटी पैरामीटर्स के लिए बहुत आवश्यक है संस्थाएं अपना स्वक एनालिसिस करें कि हमारी संस्था की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके लिए थ्रेट्स क्या है। तो ये एनालिसिस, स्वक एनालिसिस के लिए जो हमारे पास अगर डेटाबेस तैयार है या हमारे पास एक समृद्ध डेटा है और उस डेटा का हम कितना इफेक्टिव मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि अगर संस्थाओं को आगे ले जाना है तो रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके जो मिशंस हैं उसके बीच अगर कहीं मिसमैच होगा तो वो फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए और जितना हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे रिसोर्सेज क्या है, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारे आउटकम्स क्या है और उस आउटकम्स के आधार पर हम संस्था के लिए अपने भविष्य के प्लान क्या तैयार कर सकते हैं। भविष्य का प्लान अगर हम तैयार करते हैं विकास का, और ये हमारे ध्यान में नहीं है कि हमारे संस्था की ताकत क्या है, क्योंकि दूसरे के प्लान का नकल करके हम अपना प्लान बनाएंगे तो शायद इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो प्रत्येक संस्थान की अपनी एक ताकत होती है,
प्रत्येक संस्थान की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, उस समाज की उस संस्थान से अपेक्षाएं होती हैं। ये इन सारी बातों को लेकर के, और जब हम एक एनुअल प्लान बनाते हैं, मास्टर प्लान बनाते हैं, और ये सारे प्लान बनाने के लिए, उसके डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए, वो तभी संभव है जब उसके पास एक सूचना और संचार के एक मजबूत प्लेटफॉर्म हो, और जिसमें डेटा को हम शेयर कर सकें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डेटा को ले सकें, और वो डेटा का मैनेजमेंट ठीक प्रकार से कर लें। इसलिए इस दृश्य से बहुत आवश्यक है कि अपने संस्थानों को तकनीकी सुविधाओं से जोड़ा जाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा, आजकल देखिए अब प्राथमिक विद्यालय में भी ये हो गया कि वो एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, उनका कोई ग्रीवांस होगा तो वो ऑनलाइन उसको एड्रेस किया जाएगा। तो इससे ये काफ़ी सुविधाएं, और जो शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो शिथिलता थी या जो अवरोध था, वो उसका एक बड़ा कारण था कि वो ट्रांसपेरेंसी, और ट्रांसपेरेंसी के नाते वो प्रश्न भी खड़े हो रहे थे। और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने का, ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो आईसीटी है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, या जो वैश्वीकरण है, या जो निजीकरण है, या जो उदारीकरण है, इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए, या अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी को बढ़ाने के लिए आईसीटी की एक बड़ी भूमिका है, और उस भूमिका के द्वारा शिक्षण संस्थानों के प्रबंधन, प्रशासन को और उसके कुशलता में अभिवृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।